मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक अलग से एकेडमी में। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 2। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे व्यापार से लेकर युद्ध तक अंग्रेज़ों का यहाँ पर बात पहुँची, कैसे वो सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन कैसे यहाँ पर जो स्थानीय सत्ता थी उनके साथ युद्ध उनके होने लगे। फिर एक युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध, जो यादगार इतिहास का एक पॉइंट माना जाता है कि वह है जिसके बाद से कंपनी का एक विचार ही बदल गया था। वह प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि भारत में यह कंपनी की सबसे पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद फिर बक्सर की लड़ाई भी हुई। बक्सर की लड़ाई के बाद हमने पढ़ा कि कंपनी के अफसर कैसे नवाब बन बैठे। नवाब मतलब अंग्रेजी संस्करण है नवाब शब्द का। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी का फैलता शासन, दैट इज़ नोन एज कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कि कंपनी का शासन कैसे फैलना शुरू हुआ। यहाँ हम बात करते हैं इफ़ we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, the key aspects emerge। अगर हम बात करें 1757 से लेकर 1857 के बीच की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया, एनेक्सेशन वर्ड ध्यान रखना, एनेक्सेशन कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। इसमें जो पहली बात है वो ये कि जो कंपनी है रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन द अननोन टेरिटरी, कि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि कंपनी ने सीधे अपनी टीम उठाई, किसी सत्ता में चले गए और वहाँ पे युद्ध करना शुरू कर दिया। ऐसा बहुत कम नाम मात्र देखने को मिला है। इंस्टेड इसके बजाय मिलिट्री क्या करती थी, मिलिट्री उस रियासत को कब्जाने के लिए सबसे पहले राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करती थी। अब मैंने 3 वर्ड बोले, एक राजनीतिक दैट इज पॉलिटिकल, एक आर्थिक दैट मीन्स इकोनॉमिक, एंड द थर्ड वन इज डिप्लोमेटिक विच मीन्स कूटनीतिक, कि कैसे भी करके सिर्फ बातों बातों से ही वो लोग एक सत्ता को, एक रियासत को कब्जाना चाहते थे, न कि युद्ध कर कर। उसके बाद आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब 1764 में मीर कासिम के साथ, याद रखना मीर कासिम के साथ युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो कंपनी है उसने हर एक भारतीय रियासत में एक रेजिडेंट तैनात कर दिया। अब ये रेजिडेंट कौन होता था, ये आप समझिए। ये रेजिडेंट होता था एक राजनीतिज्ञ और एक व्यापारिक प्रतिनिधि। क्या होता था, एक राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिनिधि, पॉलिटिकल राजनीतिक पहले बता चुका हूँ, और कमर्शियल एक व्यापारिक एजेंट प्रतिनिधि। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो जेम्स मिल ने लिखी है। अगर आपको याद हो, जेम्स मिल वही है जिसने हमारे इतिहास को 3 टुकड़ों में बांटा था। ठीक है, तो सुनिए, व्हाट पावर डिड द रेजिडेंट हैव। जेम्स मिल के अकॉर्डिंग एक रेजिडेंट जो एक प्लेस किया जाता था किसी भी रियासत में, उसका काम क्या होता था, वह देखने के लिए वहाँ का राजा ही होता था। लेकिन कब उसका पता लगता था, उस राजा जो उस रियासत का राजकुमार या राजा होता था वह जब तक अंग्रेजों के अनुसार काम कर रहा था, इंजंक्शन में होता है इंस्ट्रक्शन, निर्देश देना। याद रखना 2 वर्ड बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, एक बता रहा हूँ इंजंक्शन, इसका मतलब होता है निर्देश, और एक होता है सबसर्वियंस, इसका मतलब होता है दब्बू। उस रेजिडेंट को निर्देश होते थे कि जब तक ये राजा हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा आप कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। जब तक वह राजा दब्बूपन, सबसर्वेंस दब्बूपन, दबकर काम करता था तो सब कुछ सही चलता था। लेकिन जिस दिन उस राजा ने कोई ऐसा काम करना शुरू कर दिया जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, तो फिर उस राज्य में क्लैशिंग और डिस्टरबेंस होने शुरू हो जाते थे, टकराव और उथल पुथल होनी शुरू हो जाती थी। अब आते हैं वापस
कि जो रेजिडेंट होता था वह उस राज्य में उनका राजनीतिक और व्यापारिक, कमर्शियल मीन्स होता है आपका व्यापारिक प्रतिनिधि, व्यावसायिक प्रतिनिधि माना जाता था। देयर जॉब वाज, उसका जो काम था वह काम यह था कि वह कंपनी के हितों की रक्षा करे, जो कंपनी के लिए ठीक है उस काम को करे, जो कंपनी के लिए ठीक नहीं है उस काम को ना होने दें। कैसे भी करके कंपनी को आगे बढ़ाना ही उनका काम होता था। थ्रू द रेजिडेंट, इस रेजिडेंट के बिहाफ पर, इस रेजिडेंट के सहारे, इसके माध्यम से जो कंपनी थी, जो कंपनी के लोग थे, बिगन इंटरफेयरिंग, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था किसी भी रियासत के अंदरूनी मामलों में, किसी भी रियासत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। दे ट्राई टू डिसाइड, अब वह यहाँ तक पहुँच गए थे कि किस राज्य का राजा कौन होना चाहिए, किस पद पर किसको बैठाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें भी कंपनी अपने अफसर ही तय करना चाहते थे। समटाइम्स, कभी कभी, द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू ए सब्सिडी अलायंस, कभी कभी जो कंपनी होती थी वह रियासत पर थोपना चाहती थी अपनी सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस क्या है? एक अलायंस होता है संधि, अलायंस क्या होता है? संधि, और सब्सिडरी होता है सहायक। एक सहायक संधि उन पर थोपना चाहती थी। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ अलायंस, अलायंस के मतलब के हिसाब से इंडियन रूलर्स, जो भारतीय शासक थे, वर नॉट अलाउड, उनको परमिशन नहीं थी, उनको आज्ञा नहीं थी, अधिकार नहीं था कि वे अपनी इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट सेना, स्वतंत्र सेना रखे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड, अंग्रेज उनसे कहते थे कि तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे, हमारी सेना करेगी। लेकिन अब इसके पीछे भी क्या बात थी? लेकिन तुम्हारी सहायता तो हम करेंगे, लेकिन जो हमारी फोर्स है उसका जो खर्चा होगा, द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा में जो खर्चा होगा, जो हमारी सेना लगेगी, उसके लिए तुम्हें पे करना होगा, पैसा देना होगा। ये देखिए, जबरदस्ती कहा कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, वो खुद भी कर सकते हैं, सेना उनके पास भी है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन हमारी सेना के लिए सारा खर्चा तुम दोगे। वाह भाई वाह, क्या बात कही। इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड, अगर, अब आगे देखिए, अगर भारतीय शासक उनके पैसे देने में, रकम अदा करने में चूक जाते थे या फेल हो जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर, तो जुर्माने, पेनल्टी ध्यान रखना, जुर्माने के तौर पर उनकी रियासत का हिस्सा वो अंग्रेजों को देना पड़ता था, या उनका इलाका पर वो कब्जा कर लेते थे। कौन? अंग्रेज। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप देखिए, रिचर्ड वेलेस्ले, ये भी एक गवर्नर जनरल थे। किस टाइम? 1798 से 1805 तक। एक बार क्या हुआ, जो अवध के नवाब थे वह किसी तरीके से उनकी सेना का खर्च नहीं उठा पाए, नहीं दे पाए, तो 1801 में इन्होंने उनकी आधी रियासत को कब्जा लिया। किसने? अंग्रेजों ने नवाब ऑफ अवध की आधी रियासत को कब्जा लिया। क्यों? क्योंकि वह उनकी सब्सिडियरी फोर्सेस, जो सहायक सेना थी, उनका पैसा देने में असफल रहे। इसी तरीके से हैदराबाद के साथ भी यही हुआ, उन्हें हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए, क्योंकि वहाँ पर भी वो लोग उनकी सहायक सेना का पैसा नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद ये एक फोटो है 1772 का, जो पेंट किया गया है टिली कैटल के द्वारा। जो नवाब शुजाउद्दौला थे अवध के, जो बात चल रही थी अभी अवध के नवाब, विद हिज सन्स, अपने बेटों के साथ, और ब्रिटिश रेजिडेंट, द ट्रीटीज दैट अलाउड द बैटल ऑफ बक्सर फोर्स नवाब शुजाउद्दौला टू गिव अप मच ऑफ हिज अथॉरिटी हेयर, हाउएवर ही पोजेज इन रेगल स्प्लेंडर टावरिंग ओवर द रेजिडेंट। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ तक कि रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, बात आती है अब हमारे टीपू सुल्तान की। हमने क्या पढ़ा?
कि कंपनी का शासन कैसे फैला, इस तरीके से फैला। ज़बरदस्ती सुरक्षा की बात कही, जब सुरक्षा लेने वाला उसके पैसे नहीं दे पाया तो उसकी सारी रियासत को हड़पना शुरू कर दिया। इस तरह अंग्रेज़ों का शासन फैला था। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, शेरे मैसूर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए पहले वो कहानी पढ़ लेते हैं। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर इसलिए कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान और अपने दोस्त के साथ, जो एक फ्रांसीसी दोस्त था, उसका जंगल में शिकार करने गए थे। अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। जब शेर सामने आ जाता है तो उस समय पर उनकी जो बंदूक होती है वह भी काम नहीं करती, और जब वह काम नहीं करती तो वो अपनी कटार निकालते हैं। कटार में एक चाकू की तरह का होता है, लेकिन तभी वह चाकू भी नीचे गिर जाता है और फिर वो निहत्थे ही उस शेर के साथ लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते बाद में वो अपना चाकू उठाते हैं और अंत में उस शेर को मार देते हैं। इस घटना के बाद ही उनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा था, और इसीलिए उनके तिरंगे पर भी टाइगर की एक इमेज छपी हुई थी। याद रखना ये चीज़, इतने बहादुर थे हमारे टीपू सुल्तान। अब बात आती है कि वो हारे कैसे, बात आती है कि वो हारे कैसे, ये उनके साथ हुआ क्या था। आइए देखते हैं। द कंपनी रिजोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ ए थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो कंपनी थी, जब अपने किसी राजनीतिक या आर्थिक हितों पर खतरा देखती थी, राजनीतिक, पॉलिटिकल और आर्थिक, इकोनॉमिक कोई खतरा देखती थी, तो वह कंपनी अचानक से सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाती थी। क्या करती थी, सैनिक ले जाकर हमला भी करने को तैयार रहती थी। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। और यह चीज़ देखने को मिली किसके साथ, जो हमारे दक्षिणी भारतीय राज्य है मैसूर में, जो हमारा दक्षिणी भारतीय राज्य था मैसूर में, वहाँ पर हमें ये उदाहरण देखने को मिला था। अब मैसूर के जो राजा थे, जो मैसूर का जो शासन था वह बड़े ही मजबूत और शक्तिशाली हाथों में था। और वह हाथ किसके थे, वह हाथ थे हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के। क्योंकि हैदर अली ने शासन किया 1761 से लेकर 1782 तक, और 1782 से शासन किया 1799 तक उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। मैसूर पर नियंत्रण था, जो मैसूर का एक तट है मालाबार तट, उस तट पर होने वाले व्यापार पर जो नियंत्रण था वह मैसूर रियासत का था, जहाँ से कंपनी क्या खरीदती थी, जहाँ से कंपनी काली मिर्च खरीदती थी और कार्डमोम, इलायची खरीदती थी। इन 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। टीपू सुल्तान ने उस व्यापार को रोक दिया। क्या किया, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले जो बंदरगाह थे, थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। 1785 में टीपू सुल्तान ने जो वहाँ से निर्यात होता था, व्यापार होता था, चंदन की लकड़ी का, सैंडलवुड याद रखना, चंदन की लकड़ी, पेपर याद रखना, काली मिर्च, कार्डमोम, कार्डमोम बताया था आपको, बोलो 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 जी, इलायची, इनका व्यापार होता था, तो उसने उनको बंद कर दिया था। और जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी थे, जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी थे, उनको भी कंपनी के साथ व्यापार करने से मना कर दिया था। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड ध्यान रखना, इस्टेब्लिश्ड होता है किसी के साथ विकसित करना, क्या, संबंध को। इस्टेब्लिश्ड ए क्लोज्ड रिलेशनशिप, established a closed relationship with the फ्रेंच, फ्रांसीसियों के साथ उन्होंने संबंध बनाए। क्यों बनाए, उनको बुलाकर उन्होंने अपनी सेना को आधुनिकरण, हथियारों को चलाना सिखाया। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिकरण, हथियार चलाने के लिए फ्रांसीसियों से बहुत गहरे संबंध बनाए और उनसे उन्होंने सेना को आधुनिक बनाया भी। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, अब ब्रिटिश जो थे वे आग बबूले हो गए थे। दे सॉ हैदर एंड टीपू, वे हैदर अली को और टीपू सुल्तान को एक बड़े ही
एम्बिशियस, एम्बिशियस होता है जिसका कोई जीवन का लक्ष्य होता है। महत्वाकांक्षी, कि मुझे कुछ भी करना है। एरोगेंट, घमंडी। और डेंजरस, बड़े खतरनाक उनको लगते थे। रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड, और अंग्रेजों का मानना था कि ऐसे शासक को, ऐसे राजाओं को हमें नियंत्रित कर लेना चाहिए या फिर क्रस्ड, उन्हें कुचल देना चाहिए। 4 वार्स, 4 बार लड़ाई हुई मैसूर के योद्धाओं के साथ, लेकिन पहली 3 लड़ाई में अंग्रेजों को जीत नसीब नहीं हुई, उनको हर बार हार नसीब हुई। कब कब हुई लड़ाई? 1767 से लेकर 69 तक, इसमें भी हारे। 1780 से लेकर 84 तक, इसमें भी अंग्रेज हारे। 90 से 92 तक, इसमें भी हारे। अब एक समय आता है 1799 का, ये चीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 1799 में ये आखिरी युद्ध था, जिसमें यह युद्ध हुआ था आपका सेरिंगपतम में। कहाँ पर? सेरिंगपतम, जो टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। इसमें आखिरकार अंग्रेजों को जीत मिल गई। टीपू सुल्तान वाज किल्ड, टीपू सुल्तान मारे गए। अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी सेरिंगपतम को बचाते बचाते। मैसूर वाज प्लेस्ड, अब मैसूर को दोबारा सौंप दिया गया पुराने राजकाज, पुराने राजवंश को। और वह राजवंश कौन सा था? वोडेयार राजवंश। और उनको भी सहायक संधि में लाया गया, उन पर भी सहायक संधि सौंप दी गई थी, या कह लो थोप दी गई थी। इतना सब होने के बाद अब आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं। इसमें ऊपर एक लाइन है, वो देखते हैं, थोड़ा अच्छे समझिएगा, आपसे गुजारिश है। ये एक पोस्टर है, ये कॉर्नवालिस एक गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बनवाया था। अब यहाँ पे क्या है कि ये डैनियल ऑर्ने ने पेंटिंग की थी। द कंपनी फोर्सेस वर डिफीटेड, जो कंपनी की सेना थी वह कई बार हैदर अली और टीपू सुल्तान के द्वारा हराई जा चुकी थी। बट लेकिन 1792 में जो अटैक हुआ था, अब देखना अंग्रेज कैसे जीते थे और वो क्या करते थे। जो युद्ध हुआ था वो टीपू सुल्तान और किसके साथ था? अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेजों ने किसको साथ में लिया था? मराठाओं की सेना को और हैदराबाद के निज़ाम की सेना को उन्होंने साथ में लिया था। तब जाके कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है। और इसके बाद जो संधि हुई उसमें टीपू सुल्तान के बच्चों को इन्होंने बंदी बना लिया और उनको बाहर भेज दिया। ये थी अंग्रेजों की जीत का कारण। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा कि मराठाओं की सेना के साथ। अब आगे पढ़ते हैं अगला युद्ध किसके साथ होता है। ये एक फोटो देख लीजिए आप। इसमें एक ये लोहे का बना हुआ मशीनी खिलौना है जिसको कि हम टीपू का खिलौना शेर कहते हैं। इस खिलौने में क्या होता है, एक हैंडल है, उसको दबाने से शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती है। और इसके नीचे जो पड़ा हुआ है ये ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजी सरकार का एक कार्टून टाइप का मुलाजिम पड़ा हुआ है जिसको दबाए हुआ है शेर। अब हैंडल बजाती ही इसकी आवाज़ आती है, इधर मरते हुए व्यक्ति की आवाज़ आती है। अब यह जो खिलौना है वह लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में है, संग्रहालय में है। और जब 1799 में सेरिंगपट्टम में टीपू सुल्तान मारे गए थे उस समय 4 मई 1799 में ये अंग्रेज इसको यहाँ से लेकर और अपने म्यूजियम में ले जा चुके थे। अब देखिए वार विद द मराठास, मराठाओं के साथ युद्ध भी हुआ। जिसकी सेना से इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया उनके साथ भी इनका युद्ध हुआ। फ्रॉम the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroying Maratha power. 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। When they are defeated in the third battle, 1761 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें जब इनकी हार हो गई, किसकी? मराठों की, तब से मराठों के लिए दिल्ली पर शासन करने का सपना चूर चूर हो चुका था। उसके बाद से देवर डिवाइड, उनको बांट दिया गया इनटू मैनी स्टेट्स, कई सारे राज्यों में, डिफरेंट चीफ्स, अलग अलग सरदार के अंतर्गत। और वो सरदार के जो राजवंश थे वो क्या थे, जो वह डायनेस्टी थी वह क्या थी? एक सिंधिया डायनेस्टी थी, होलकर डायनेस्टी,
गायकवाड़ डायनेस्टी और भोंसले डायनेस्टी। ये सारे चीफ एक साथ बैठते थे और एक कॉन्फेडरेसी, इन ए कॉन्फेडरेसी अंडर ए पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पूना। अब वर्ड ध्यान रखना, कॉन्फेडरेसी एक वर्ड है, कॉन्फेडरेसी इसका मतलब होता है, सिंपली आप समझ लो, गठबंधन। सुनो ना, गठबंधन सरकार, कि भाई दो सरकार के मिलने नंबर ज़्यादा हो गए और वो उसने सरकार बना ली। एक पता लगा एक बार भाजपा मिल गई, सीपीआई मिल गई, इस तरीके से दो सरकार मिली। पता लगा एक बार मायावती और अखिलेश मिल गए थे, वो गठबंधन था, उसको आप क्या कहेंगे, कॉन्फेडरेसी में। तो इसका मतलब है ये जो चीफ थे अलग अलग राजवंशों के, ये सारे सरदार एक गठबंधन के साथ एक पेशवा के अंतर्गत आते थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। कौन सा प्रमुख, मिलिट्री मतलब सैनिक का, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक प्रमुख होता था, जो कि कहाँ पे रहता था, पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस, ये दो नाम है, याद रखिए, महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस, ये दो प्रसिद्ध मराठा हुए। क्या क्या, ये बड़े अच्छे योद्धा भी थे और बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। कौन सी सदी के, 18वीं शताब्दी के। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, द मराठास वर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वार्स, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूत कर दिया। उसके बाद जो पहला युद्ध हुआ था वह युद्ध हुआ था 1782 में ख़त्म विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई, एक सालबाई संधि हुई थी। कौन सी सालबाई संधि, सालबाई संधि हुई थी, इसके साथ यह युद्ध खत्म हुआ था। दूसरा युद्ध अंग्रेज और मराठों का हुआ, दूसरा हुआ 1803 से 1805 तक। इसमें भी कोई नतीजा मराठों के फेवर में नहीं आया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो उड़ीसा और टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और फाइनली जो तीसरा युद्ध हुआ 1817 से 19 तक, जो कि मराठाओं के लिए सबसे बुरा समय था, और इस युद्ध में इनको बिल्कुल कुचल कर रख दिया। द पेशवा वाज रिमूव्ड, पेशवा को पुणे से हटा दिया और कहाँ भेज दिया, अवे टू बिठूर नियर कानपुर, कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया। इस पर उनको पेंशन पर भेज दिया कि भाई आप वहाँ जाओ, वहाँ कभी दिख मत जाना, और आपको हर महीने इतनी पेंशन, इतने पैसे मिल जाया करेंगे। द कंपनी नोट नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ विंध्यास, अब विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। यह थी हमारा इतिहास, जिस तरीके से अंग्रेजों ने अपने शासन को हमारे भारत में फैलाया, कभी किसी को कब्जा किया, कभी किसी पर कब्जा किया, इस तरह उनका शासन यहाँ पर बढ़ता गया। धन्यवाद सुनने के लिए। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं और आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको समझिए और पढ़िए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।